राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। माथा टेकने में महारत है उनकी। माथा सही जगह टेक दिया था बिहार के चुनाव में। अमित शाह जी वहां थे। ईवीएम उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, तो ये सब अनगरल बातें हैं। चुनाव आने दीजिए। सरकार समाजवादी सरकार मजबूती के साथ रहना है, एक एक कोट कटने पर नजर रखना है। सारे सांसदों को यही आह्वान किया गया। माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं वो अपने माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीजेपी को आज से नया बॉस मिल गया है। नितिन नवीन को बॉस बताने वाला यह शब्द मेरा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष ही नहीं, वो पहले ऐसे पार्टी अध्यक्ष हैं जिनका जन्म अप्रैल 1980 में पार्टी का गठन होने के बाद हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को मिलेनियल बताया है। सवाल है कि नितिन नवीन के युवा नेतृत्व का जोश क्या विपक्ष को और मुसीबत में डालने वाला है। नितिन नवीन के लिए 2026 की चुनावी चुनौती बड़ी होने वाली है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही है। 2027 में यूपी का चुनाव पड़ेगा, जहां के लिए अगर आप देखें तो आज ही समाजवादी पार्टी कमर कसती नजर आई। अखिलेश यादव ने अपने 41 सांसदों के साथ आज बड़ी बैठक करके आगे की रणनीति बनाई है। क्या बीजेपी के मिलेनियल अध्यक्ष से मुकाबले को विपक्ष तैयार है? हल्ला बोल में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुधांशु त्रिवेदी सांसद और प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, संजय शर्मा टीएमसी से होंगे और संगीत रागी भी होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। महज 45 साल के नितिन नवीन की बीजेपी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के साथ ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन की अहमियत को लेकर पूरी पार्टी को साफ संदेश देने में देरी नहीं की। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन को इस पद पर पहुंचाकर बीजेपी युवा वर्ग को साध रही है, इसका भी स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री की ओर से आया। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बने नितिन नवीन ने पहले अध्यक्षीय भाषण में मानो प्रधानमंत्री से मिले संकेतों को पढ़कर 2026 के चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश की। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। नितिन नवीन की ताजपोशी को बीजेपी का पीढ़ी परिवर्तन माना जा रहा है और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विपक्ष
बीजेपी की इस तैयारी का मुकाबला करने को तैयार है, खासकर तब जब 45 साल के नितिन नबीन के मुकाबले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। और तो और खड़गे का वो पुराना बयान भी याद आ गया है जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के झगड़े पर वो हाईकमान की बात करते नजर आए थे। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. सवाल उठा था कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पार्टी में हाईकमान कौन है। इसके उलट 2019 चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा पर सवाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी उस समय के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अहमियत देते नजर आए थे। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। है अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के मन की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नाथूराम गोडसे पर दिए बयान के लिए माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आती है तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी? नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। ये हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। वैसे बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत के बीच जब विपक्ष की तैयारियों पर सवाल उठा है तो मंगलवार को ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी चुनाव को लेकर अपने सांसदों के साथ बैठक की। 10 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश में जुल्मो सितम चल रहा है, ये टूटती बिखरती कराहती सरकार जो सत्ता के अहंकार में उत्पात मचा रही है और जो काशी से प्रयाग तक इनका असली चेहरा उजागर हो रहा है। हमें लगा था अयोध्या से सीखेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर दुकान चलाने वालों का असली चेहरा जिस तरह उजागर हो रहा है, वो जनता को इनके चेहरे को और कैसे उजागर करेंगे कि गाजे बाजे के साथ विदाई की जाए, उसका इंतजाम हुआ। विपक्ष को अब नितिन नबीन की रणनीतियों का मुकाबला करना है। नितिन नबीन की कार्यशैली से विपक्ष अब भी परिचित नहीं होगा, इसलिए वो विपक्ष को चौंका सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुनील सिंह साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं, संजय शर्मा प्रवक्ता टीएमसी के और संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, वो हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने आज अपने सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक की है। 2027 यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश का मंथन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सभी समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ रणनीति बनाई गई है। इसमें न सिर्फ बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए बल्कि अपना वोट कंसोलिडेशन जो पीडीए है उसको लेकर उन्होंने मंथन किया। कांग्रेस अलायंस होने की स्थिति की रणनीति बनाई गई है कि कैसे अगर हम अलायंस करते हैं तो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैंडिडेट्स खड़े करने हैं, इस पर भी विचार हुआ है। और सांसदों के साथ आगे का रास्ता टोहते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। ये हम आपको तस्वीरें उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां पर ये बैठक हुई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एमआईएम को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे जैसे ही स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, हम बाकायदा एज दिखा रहे हैं हर पार्टी का इस वक्त। सबसे कम उम्र में अगर 45 साल के नितिन नबीन के बाद कोई है तो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के, जो कि 52 साल के हैं। वरना सारों का अगर आप एज देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिनका 83 साल है, एन चंद्रबाबू नायडू 75 साल, 74 साल नीतीश कुमार, 71 साल ममता बनर्जी, एमके स्टालिन 72, लालू प्रसाद यादव 77 साल, मायावती 70 साल। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बात को बीजेपी के नेता खूब उठा रहे हैं कि देखिए वहां तो हाई कमांड कल्चर है, और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब कर्नाटक का फैसला होना था तो कहा था हाई कमांड इस पर फैसला लेगा। क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि चूंकि पीएम ने कहा कि मेरे बॉस है नितिन नबीन, हाई कमांड कल्चर से एकदम अछूती है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अद्भुत व्यवस्था की पार्टी है। अंजना जी, आपके ही कार्यक्रम में मैं अनेक बार बोल चुका हूं। पिछले 13 वर्षों से हम ये कार्य कर रहे हैं, 13-14 वर्षों से। मैंने पहले कई बार बोला कि 10 साल बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा कोई बता सकता है? नहीं बता सकता।
उस समय कह रहा था। आज मैं कह रहा हूं 2047 में अमृतकाल समाप्त होने पे भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि व्यवस्था से निकलता है हमारा अध्यक्ष। और इन पार्टियों के साथ यदि ये पार्टियां रहीं तो यह तय है कि अध्यक्ष एक ही परिवार से होगा या फिर हाईकमान में होगा, यानी अध्यक्ष दिखाने का होगा और पार्टी उसके हाथ में होगी। इनके यहां तो अध्यक्ष ही नहीं, प्रधानमंत्री भी दिखाने का होता है। याद करिए युवराज 40 साल के थे लगभग जब उन्होंने उठा के वो पर्ची अर्ची फाड़ दी थी अध्यादेश वगैरह, और कहा था ऐसे अध्यादेश को तो मैं कूड़ेदान में फेंकना प्रेफर करता हूं, जबकि वो अगर एक फोन भी कर दिए होते डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो अध्यादेश विड्रॉ हो जाता। मगर वो दिखाना था कि मैं हाई कमान हूं, मैं अपनी पिता के बराबर उम्र के और कहीं अधिक अनुभवी प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत रखता हूं, यह दिखाना था। तो इसलिए वो बात होती है। आज हमारे नितिन नवीन जी को जो बनाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता हो। जो प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में दो बातें और ध्यान करने लायक है। उन्होंने कहा हमारे यहां अध्यक्ष बदलता है, आदर्श नहीं बदलते, हमारे यहां नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं बदलती। 1951 से आज तक 75 साल हो गए जनसंघ के, आप बताइए किसी मामले में हमने दिशा परिवर्तित की हो तो बताइए, हमारे आदर्श बदले हो तो बताइए। अगर 1966 में हमने कहा कि परमाणु विस्फोट करेंगे, तब दीनदयाल जी अध्यक्ष थे, तो जब अटल जी प्रधानमंत्री बने 1998 में 32 साल के बाद, तो 32 दिन नहीं लगाए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी 1951 में कहा, तो मोदी जी ने 2019 में पूरा करके दिखाया। राम मंदिर निर्माण को समर्थन देने का संकल्प, बनाने का संकल्प नहीं, जैसे लोग बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लिए थे। हमने कहा था मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प 1989 में पालमपुर में अडवाणी जी की अध्यक्षता में लिया, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी और नड्डा जी अध्यक्ष थे, वो पूरा हुआ। इसलिए आप ये समझिए, इसलिए हमारी पार्टी की व्यवस्था को देखिए। इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन है। ये किसी ने पर्चा ही नहीं भरा इनके खिलाफ। सुधांशु जी, किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने बात कही। 37 की सभी सुनिए, सभी 36 राज्य जो राज्य इकाइयां हैं, उन्होंने एक एक पर्चा भरा, सबने इनका नाम लिया, और एक संसदीय बोर्ड की तरफ से। यह परंपरा सब जगह होती है। 5708 हमारे कुल जिसे इलेक्टोरल कॉलेज था, कांग्रेस का याद करिए सितंबर 2022 में इनके 20 नेताओं ने, मधुसूदन मिस्त्री जो इनके चुनाव अधिकारी थे, जैसे हमारे यहाँ के लक्ष्मण जी थे, उनको लेटर लिखा कि भाई साहब 28 पीसीसी का इलेक्टोरल कॉलेज क्या, यानी कौन कौन वोटर है वो तो बता दो। वो वोटर ही नहीं बताया गया। और इनके यहाँ कैसा होता था, फिर लोग कहेंगे पुरानी बात कर रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने आजादी से पहले कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सितंबर 46 में, तो सारी प्रदेश कमेटियों से मांगा गया, अरे गांधी जी ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि नेहरू को बनना चाहिए, मौलाना आजाद को इस्तीफा दिलवाया गया। तो क्या हुआ, एक जगह से नाम आया पट्टाभी रमैया का, और एक जगह से नाम आया कृपलानी का, बाकी सब जगहों से नाम आया सरदार पटेल का, और जीरो नाम आया नेहरू जी का, और वो अध्यक्ष बन गए। और उसके बाद से तो जो अध्यक्ष की परंपरा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के नाम पे, अंजना जी ये भी मैं याद दिला दूं, टूटती रही है। 1969 में कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, रिस्पॉन्सिविस्ट और कांग्रेस इंडिकेट और सिंडिकेट जिसको कहते थे। फिर कांग्रेस यू, कांग्रेस अर्स टूटी, ब्रह्मानंद रेड्डी अलग हुए, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह वो अलग हुए। फिर यह आज की कांग्रेस आई के रूप में, जब देवराज अरस ने नहीं छोड़ा था तब ये आई। उसके बाद तिवारी कांग्रेस, आपकी ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, आज भी तृणमूल कांग्रेस से निकली है। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस से निकली है। तो कांग्रेस में तो अध्यक्ष के मुद्दे के ऊपर टूटते फूटते रहे। हमारे यहां एक मत, सर्वसम्मत, एक ही दिशा, एक मत, सर्वसम्मत, एक ही दिशा, एक ही दृष्टि, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने वाली पार्टी है आलोक जी। इसीलिए वहां पर नितिन नवीन, 45 वर्षीय नितिन नवीन को मौका मिला है। और आज भी वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हाईकमांड फैसला करेगा, जबकि अध्यक्ष आपने उनको चुना और ये एस्टैब्लिश करने के लिए चुना कि ऐसा नहीं कि गांधी परिवार से ही कोई बनेगा। देखिए, आज बीजेपी को नए अध्यक्ष मिले हैं, लेकिन आज भी पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान की कांग्रेस को कोसने के अलावा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कुछ नहीं कर पाए। वो दो क्वालिटी नहीं बता पाए कि हमने नितिन नवीन को क्यों बनाया है। पहला सवाल आपने अध्यादेश फाड़ने की बात से किया। सुधांशु भाई, राहुल गांधी ने कभी प्रेस क्लब में अध्यादेश नहीं फाड़ा था। उन्होंने केवल कहा था कि अगर हम भ्रष्टाचार से लड़ते हैं और इस तरह का कानून बनाते हैं तो ऐसे अध्यादेश को मैं चाहूंगा कि फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया जाए। कभी फाड़ा नहीं था, लेकिन बीजेपी की फेक फैक्ट्री ने
उसको इस तरह से प्रचारित किया और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने भी उसका समर्थन किया, जबकि जो कागज फाड़ा गया था वो कागज बसपा का एक मैनिफेस्टो था जो 2012 की लखनऊ की एक स्टेज पर फाड़ा गया था। दुर्भाग्य। वापस आते हैं, हाईकमान की बात अंजना जी ने अभी कही। हाईकमान हमारे यहां पर होता है कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी यानी पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, उस स्टेट का कोई भी जो इंचार्ज होता है जनरल सेक्रेटरी वो, खड़गे साहब, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल, ये 5-6 लोग मिलकर हाईकमान बनाते हैं। हाईकमान का मतलब गांधी फैमिली होता है। ये जो भी बीजेपी के लोग सोचना चाहते हो वो स्वतंत्र हैं। वापस आते हैं, हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई आपके यहां पर कौन सी नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी? जिस दिन राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के ऊपर रामलीला मैदान में रैली की और उस रैली में जिस तरह से कांग्रेस के लिए भीड़ उमड़कर आई, आनन फानन में मीडिया की हेडलाइंस बदलने के लिए आपने एक डमी परिवारवादी जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन से आरएसएस से आ रहा है उसको आपने अनाउंस किया। अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। नड्डा जी जब बने थे जब तो उनका पूरा अपमान होता ही था, किस तरह से हाथ पकड़कर अमित शाह जी पीछे फेंक देते थे। आज भी सुना है कुछ गमछा वमछा नहीं लिया मोदी जी ने। खैर ये आपका आंतरिक मामला है, आप डमी बनाए ना बनाए, हम केवल ये चाहते हैं अगर युवा बनाया है तो वो युवाओं की बात करेगा। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से जब से उनका लगभग अनाउंसमेंट हुआ है मैं देख रहा हूं उनकी तरफ से युवाओं के लिए कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं। उनका क्या विजन है क्या नहीं है देश जानना चाहता है, लेकिन नहीं, पूरी तरह से केवल जुमलों के ऊपर आप देश को चलाना चाहते हैं। राष्ट्र प्रथम, अरे भाई राष्ट्र प्रथम होता तो एक बच्चा डूबकर मर गया नोएडा में, आप 30 फुट की एक सीढ़ी तक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंचने के बाद एक डूबते हुए बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। एनसीआर को आप ना शुद्ध हवा दे पा रहे हैं। अभी 25 बच्चे और लोग इंदौर में मर गए। नितिन नवीन जी का सोशल मीडिया देख रहा था, कहीं पर दुख तक जाहिर नहीं किया है। तो ऐसा लगता है मुझे बीजेपी पूरी तरह से संवेदनाहीन हो गई है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, इनके लिए पावर फर्स्ट है। सनातन की बात करते हैं, हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। शंकराचार्य जी के ऊपर लाठी चार्ज होता है। शंकराचार्य जी के जो तमाम शिष्य हैं 85 साल के, उनकी शिखाएं खींचकर पूरी तरह से जो हुआ है बनारस के अंदर। और एक खबर इस वक्त आ रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर का बयान, पीडीए की मजबूती के लिए किसी का भी स्वागत है। एआईएमआईएम के सवाल पर बोले एसपी सांसद रमाशंकर। हमारे पास बाइट भी आ गई, आइए आपको सुना देते हैं। जब ये बैठक खत्म हुई अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद जब समाजवादी पार्टी सांसद रमाशंकर राजभर से पूछा गया कि एमआईएम को लेकर क्या फैसला होगा, तो पीडीए की मजबूती के लिए किसी का भी स्वागत है उन्होंने कहा। क्या ये बड़ा संकेत है? क्या असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने की सोच सकती है समाजवादी पार्टी? आइए पहले आपको सुना देते हैं आज उन्होंने क्या कहा है। ये बता दीजिए क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस, आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। तो इसी पर एक बहुत बड़ी खबर है ये, सुनील जी आप भी समझ रहे होंगे इसके मायने। क्या वाकई अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाएंगे, जैसा रमाशंकर राजभर ने संकेत दिया है? देखिए अंजना जी, समाजवादी पार्टी लगातार संगठन पे काम कर रही है, इधर एसआईआर पर, वोट बचाने पर, बढ़ाने पर। तो स्वाभाविक है कि आज जो माननीय सांसदों को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक की है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हम कैसे 27 को जीतें। क्योंकि आज की डिबेट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के है, तो स्वाभाविक है कि वो युवा हैं और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं। तो हम लोग शुभकामनाएं देते हैं उनको, और उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। जिस बीजेपी के वो अध्यक्ष हुए हैं, उस बीजेपी के सामने देश के बहुत सारे सवाल हैं। सुनील जी, कन्नी काट ली आपने, बीजेपी के अध्यक्ष जी पर बोलने की वजह से आपने कन्नी काट ली। ये तो बहुत बड़ा संकेत है। रमाशंकर राजभर अगर कह रहे हैं कि बैठक में इस पर चर्चा हुई और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हाथ भी मिला सकते हैं, एग्जैक्टली उन्होंने क्या, एक बार फिर से सुना देते हैं ताकि कोई इसमें इफ बट ना रहे।
उन्होंने कहा, जब सवाल पूछा रिपोर्टर ने क्या एमआईएम से भी हाथ मिलाएंगे, उन्होंने कहा पीडीए को मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। रमाशंकर राजभर, सांसद समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव से बैठक के बाद, सुनिए। ये बता दीजिए क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस, आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम का भी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। ये बता दीजिए क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस, आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम का भी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। तो जल्दी से वारिस पठान जी, ये बड़ी खबर है, इसीलिए हमने आपको भी जोड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से रमाशंकर राजभर कह रहे हैं आपने ऐसी ही एक चिट्ठी लिखी थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन रुस्वा हो गए और वापसी का रास्ता दिखा दिया गया, बोला नहीं आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। बिहार में भी आपने लिखा था, कोई आपको जुड़ने से आपके लिए तैयार नहीं होता है। अब ऐसा संकेत मिल रहा है, रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को बाहर रखना है तो हम लोग किसी का भी साथ लेंगे पीडीए को मजबूत करने के लिए। देखिए अंजना जी, इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स हैं। हमने इनको महाराष्ट्र का जब पिछली मर्तबा चुनाव आया था एमएलए का, तब भी हमने इनको लेटर लिखा था कि आइए साथ में। अच्छा, एक लाइन में बोलिए ना, कबूल है या नहीं है? अरे वो तो देखेंगे ना क्या शर्तों के ऊपर होता है, तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। आप डायरेक्ट पूछोगे तो मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन लोग के लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स क्यों, इन्होंने क्या किया हमारे साथ। महाराष्ट्र के टाइम हमने लेटर लिखा, इस साथ में नहीं है, हमने कहा चलो बीजेपी को हराएंगे, तब ये नहीं है। बिहार के अंदर 2-2 लेटर लिखे, इनको इनके घर तक चले गए, अख्तर ईमान तेजस्वी के ढोल ताशा लेके। तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो फट जाएगा तेरा झूठा समीकरण का पोल। वहां तक हमारे को नहीं दिए, हमने 6 सीट मांगा था, हमारे साथ नहीं है। हमने 25 पे लड़के 5 ऐसा ही जीत गए हम। तो ये लोग के लिए तो इनका घमंड गुरूर के अंदर इतने डूबे हुए हैं। अब अगर ये बात कर रहे हैं अगर साथ में आने की, तो देखेंगे राइट मौके के ऊपर किस तरह से करना, किस तरह समीकरण करना, क्या करना, वो पार्टी के आला कमांड डिसाइड करेंगे। मगर हमारा तो मुद्दा मकसद एक ही है ना कि बीजेपी को हमको हराना है। हम तो चाहते नहीं, बीजेपी तो इतनी नफरत फैला रही है पूरे देश के अंदर, उसको हराना है हर जगह। महाराष्ट्र में भी तो हमने यही किया, हमारा साथ दिया पब्लिक ने, जनता ने, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप कितने वोटों से हमको नवाजा, पूरी तरह हमारे 125 जीत गए। और जितनी जगहों पे हम हारे, काफी जगहों के ऊपर हमारा वोट कोई किसी ने काटा तो कोई और नहीं था, ये कांग्रेस और समाजवादी ने हमारे वोट काटे। अगर ये वोट कटवा नहीं होते तो हमारे और तकरीबन 20 से 25 और कॉर्पोरेट जीत जाते हमारे। कौन वोट कटवाए आपके लिए? कौन वोट कटवाए? मतलब एमआईएम के दिन ऐसे आ गए कि आप कांग्रेस को वोट कटवा कह रहे हैं? काटा ना हमारे वोट। अरे हमारे 200 से कोई हारा, कोई 60 से हारा, कोई 85 से हारा, 90 से हारे, ऐसे हमारे कॉर्पोरेटर हारे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि कांग्रेस ने वो वोट लिया। इनमें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, हम हरा रहे थे। ये कहीं साइकिल आ गई बीच में, साइकिल का तो खैर दोनों टायर पंक्चर हो गए हैं, हैंडल को कूड़ादान में डाल दिया है। और जो इतने टन के 4 टन के एमएलए जहाँ पे गंदगी मचा दी थी, ड्रग का अड्डा बना दिया था गोवंडी को, उनको तो पछाड़ के फेंक दिया ना। इसीलिए विपक्ष वाले कहते हैं आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए उधर से मीठी मीठी बातें आ रही है, आप इधर से जहर उगल रहे हैं। खाक साजन बनेंगे आप सुनील सिंह साजन। मैं तो मुंह से शहद उगल रहा हूँ, मैं तो प्यार सुधांशु जी की बात कर रहा हूँ। अगर ये वोट, एक सेकंड सुधांशु जी, अगर ये वोट कंसोलिडेशन होता है तो आपके लिए तो मुश्किल होगी, क्योंकि ये सच है कि कई जगहों पर एआईएमआईएम वोट काटती है, यूपी में, बिहार में, सब जगह विपक्ष की। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो बात अभी आई रमाशंकर राजभर जी ने और वारिस पठान ने जो बोली, अंजना जी, मुझे वो पुरानी फिल्म जो मुगले आजम थी उसका एक डायलॉग याद आ गया, जिसमें जो एक बहार, जो दूसरी अनारकली की साथी थी, वो जाके कहती है कि आज की ये खबर सुनने के बाद साहिब आलम के अरमानों पर बिजली गिरी है। साहिब आलम मतलब कांग्रेस के साहिब आलम राहुल गांधी जी। भैया आपका क्या होगा अगर एमआईएम से हाथ मिलाया समाजवादी पार्टी ने, तब तो आपको ध्यान नहीं देगी, क्योंकि एक ही वोट बैंक था ना जिसके लिए आए थे साथ में। अब जब उसका ज्यादा बड़ा वाला खिलाड़ी और मजबूत खिलाड़ी दिखने लगा तो आपका क्या होगा भैया। और मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं अंजना जी, जो कट्टरपंथी मुस्लिम वोट है, कितने भी मुगालते में रह ले राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी, उनकी दृष्टि एकदम साफ है। जब तक वो कम संख्या में हैं, आपको लगेगा आपको वोट कर रहे हैं। सीमांचल में ज्यादा हो गए, मैंने कहा था ना ये जिन्ना के आधुनिक अवतार हैं, सीमांचल में ज्यादा हो गए, वोट एमआईएम को जाएगा।
मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन में, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन में सपा को 1 सीट मिली, एमआईएम को ज्यादा मिली। और समाजवादी पार्टी को कान आंखें खोल के देखना चाहिए। आप जाति और मजहब का जो चाशनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितना जहर है समझिए। मालेगांव की सीट 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा में सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे बुरी तरीके से कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। आज मालेगांव में सबसे ज्यादा सीटें किसने पाई हैं? एमआईएम की भी जो बात समझी जाती है कट्टरपंथिता में, इस्लाम पार्टी ने जीती है। भैया मुगालते में मत रहो। जोगेंद्र नाथ मंडल के मामले से अखिलेश जी सीख लीजिए। ये तब तक आपके साथ हैं राहुल जी और अखिलेश जी जब तक ताकत कम है, उसके बाद तो एमआईएम ही आएगी। उसके बाद न समझ में आए तो इतिहास से लेके वर्तमान एक आलोक जी से रिएक्शन ले लूं, उसके बाद सुनील जी मैं आ रही हूं। आलोक जी, और 2022 के ही अगर आप नतीजे निकाल लीजिएगा, अनेकों ऐसी सीट्स थी जहां पर एमआईएम कुछ ही वोट से, लेकिन वो ऐसा मार्जिन रहा जितने मार्जिन से बीजेपी जीत गई, जितने वो वोट ले गई। जो उनका वोट था वो वोट डिफरेंस से ज्यादा था। मतलब कई सीटों पर उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। एकजुट आना ठीक नहीं रहेगा, वोट कंसोलिडेशन चाहिए तो साथ में लड़िए एमआईएम और समाजवादी पार्टी के। देखिए मुझे लगता है अंजना जी देखिए जिस तरह से एसआईआर और तमाम इलेक्शन कमीशन की गतिविधियां हैं, ये तमाम समीकरण कोई किसी से बना ले और कोई बिगाड़ दे। कहां से वोट डलेगी, कौन डालेगा, किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, आज पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। हम यहां पर बैठकर पूरी चर्चा कर लें कि इसने उसके वोट काट लिए, उसने उसके वोट काट लिए, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम चीजें तय कर रहा है, किस सीट पर, किस बूथ पर कितने वोट कटेंगे और कितने बनेंगे। कल डोटासरा जी ने, राजस्थान के अध्यक्ष जी ने पूरी तरह से एक एक चीज खोलकर बताई है। हरियाणा से लेकर हमने किस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक एक सीट का विश्लेषण किया है। उसके बाद आप समीकरणों की चर्चा करते रहिए। लोकतंत्र पूरी तरह से गड्ढे में जा चुका है। अब बात आती है एमआईएम की। एमआईएम पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती आई है, लेकिन राजनीति में कब कौन किससे हाथ मिला ले किसी का नहीं पता होता है। समीकरण और जिस तरह की परिस्थिति हो, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आती है कि विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज का माहौल विद्वेष का है, और आज बिल्कुल नितिन नवीन जी ने ठीक कहा कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, दिशा परिवर्तन नहीं हुई है। दिशा तो इनकी आज भी विभाजन की है। दिशा तो जो अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा था वो भी आज भी इनका पूरी तरह से जारी है। कोई डमी अध्यक्ष आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से विभाजन का काम किया है, और नॉन अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबिलिटी किसी सरकार की नहीं है। ठीक है, कहीं पर हो, चाहे राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे बाहर पोर्ट हाथ से निकल जाए, चाहे रशिया से कम तेल लेना पड़ जाए, लेकिन जहां सरेंडर करना है, अंग्रेजों के सामने सरेंडर थे, आज ट्रंप के सामने सरेंडर है। ठीक है, इन तीनों विषयों पर मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन भारत जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स। कांग्रेस भी लग रहा है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वार्मिंग अप टू यू। वो कह रहे हैं कि उन्होंने वाजपेयी जी को कोट किया कि विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट फैसले लेने पड़ते हैं। मेरे देखिए अभी भी कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही है कि उनकी गलतियों की वजह से वो हार रहे। अभी भी ठिकरा हमारे सर पे कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, खाली अभी भी बी टीम को क्यों बोल रहे हैं हमको? इन्होंने हराया सबको, ये बी टीम है। अरे इनके पार्टी के जो साथ में अलायंस थे, आदित्य ठाकरे, उनका इंटरव्यू उठा के देख लो अंजना जी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पूरा बीजेपी का काम किया, बी टीम का। समाजवादी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए महाराष्ट्र में, एक को फोन लगा के पूछो किसने अभी भी बी टीम का काम किया बीजेपी का, बता देगा आपको नाम। ये कांग्रेस आत्मसमीक्षण नहीं करती, दूसरे के ऊपर टेकना पड़ता है। अरे आपने किसको टिकट दिया, देखिए ना क्या कर लिया आपने। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हुआ, 48 सीटें थी, आपने एक भी मुसलमानों को नहीं दिया। आप दरी नहीं बिछाएगा हिंदुस्तान, आप दरी नहीं बिछाएंगे हम। अब सेक्युलरिज्म के चैंपियंस को पूरा जवाब मिल गया है कि अब जो इख्तियारी की बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, डेवलपमेंट विकास की बात करेगा, जनता उसके साथ जाएगी। बहुत आपने इख्तियार पर बैठ गए, हमारे वोटों को अपनी जागीर लेकर आपने इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया मुसलमान के लिए। आज भी मुसलमान पिछड़ा वर्ग है, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। सारी लड़ाई कि मुसलमानों का मसीहा कौन बनेगा इसी की है, ताकि वोट उसका मिले। और ये जो लड़ाई है ये बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाती है। रागी जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। कई ऐसे सवाल होंगे और हम तो बंगाल की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिस पर संजय शर्मा के पास भी जाएंगे, क्योंकि नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पश्चिम बंगाल होने वाला है। असम में तो खैर है बीजेपी की सरकार, डिफेंड करना है। यहां पर आपके लिए नए सिरे से बीजेपी के लिए शुरुआत करना, और एसआईआर की वजह से कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, संदेश खाली से भी तस्वीरें आई हैं। संगीत रागी। अंजना जी
अंजना जी, वारिस पठान ने कहा ना कि हमारे वोट लेकर के जाते हैं। ये हमारे वोट कौन थे? मुस्लिम वोटे के बारे में ही तो बात कर रहे थे। स्वाभाविक है, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, ये लोग पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे, मुसलमान कांग्रेस पार्टी के वोटर थे। अब उन्होंने कहा कि अब हमारा नेतृत्व तो खड़ा हो गया है, हमारे लिए नया जिन्ना खड़ा हो गया, तो हम उस जिन्ना के साथ खड़ा होंगे जो कांग्रेस पार्टी के जो आधा अधूरा जिन्ना है उनके साथ खड़ा होंगे। तो मुस्लिम वोट का इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वोट कास्टिंग जो है वो उसी प्रकार से होता है। जहां तक बंगाल की वारिस पठान धैर्य रखो, वारिस धैर्य रखिए। वो आपको विकास के नाम पर मुंबई में नहीं वोट मिला है और महाराष्ट्र के अंदर वोट मिला है। कांग्रेस को जरूर आत्ममंथन करना चाहिए था कि जिस जिन को खड़ा करती है वो जिन एक बार जाकर के उसी अपने डीएनए के साथ जाकर के मिल जाती है, कांग्रेस के साथ नहीं आकर के मिलती है। और दूसरी बात, आप हाईकमांड की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी हाईकमांड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर हाईकमांड जो है वो कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार हैं। लेकिन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी में हाईकमांड प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पास है, वो इस कारण के कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर आज खाकर के खड़ी है बुलंदियों पर, वो उनकी देन है। उन्होंने इस ऊंचाई तक भारतीय जनता पार्टी को लाया। कांग्रेस के अंदर चाहे राहुल गांधी या गांधी परिवार कांग्रेस की राजनीतिक 13वीं ही क्यों न कर लें, लेकिन वो हाईकमांड बना रहेंगे। ये दोनों में फर्क है। परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। तीसरी बात, बंगाल पर आ जाते हैं। बंगाल में जो है वो बीएल संतोष जी ने जो कहा है, बंगाल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को यदि सुरक्षित रखना है और पश्चिम बंगाल को यदि बांग्लादेश होने से बचाना है, तो वहां की लड़ाई जो विवेकानंद की धरती है, जो महर्षि अरविंद की धरती है, वो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए था। क्योंकि ये दोनों कल्चरल नेशनलिज्म, जो जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसके फाउंडेशन, उनकी विचार भी जो है वो इनकी बातों, इनकी वानियों और इनकी ओजस्विता से मिलता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट होना। वारिस जी बीच बीच में मैसेज पढ़ रहे हैं मोबाइल पे। वारिस जी, क्या मैसेज आ रहा है? समाजवादी पार्टी पे अटैक करने का कि कांग्रेस पे अटैक करने का? किसका मैसेज आ रहा है? अंजना जी, जूम पे कर रहा हूँ मैं, तो मोबाइल के अंदर देख रहा हूँ, जूम पे कर रहा हूँ बैठ के, अचानक से आपके आदमी का फोन आया तो बैठ गया हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। फिर हमें लगा आप मैसेज पढ़ रहे थे, ऐसे एकदम नीचे देख रहे थे। संजय जी, ठीक। संजय जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एसआईआर को लेकर, बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखिए, एक और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है कि लगभग 78 सीटें ऐसी हैं जो भद्र लोग एक बंगाल में कहा जाता है, जिसमें कई लोग उसको जाति के नजरिए से भी देखते हैं कि वहां पर जो कायस्थ वोट है, जो ब्राह्मण वोट है, वो लगभग 15% से ज्यादा है। ये भी एक वजह माना जा रहा है कि कायस्थ आबादी तकरीबन 27 से 30 लाख है, और इसीलिए नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं। बंगाली कायस्थ घोष, बोस, मित्रा, गुहा, दत्ता, डे, धार, नांदी, ये सब होते हैं, और इसी वजह से उनको बनाया गया है। संजय जी, आवाज जा रही है संजय जी, बोल नहीं रहे हैं आप जी। अंजना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आवाज उनको बार बार जा रही है। चलिए छोड़िए, बाद में लौटते हैं। सुधांशु जी, जल्दी से आपका जवाब इस पर, क्या ये भी एक वजह है? नितिन नबीन को क्यों चुना? 2 बातें बताइए, ये आलोक जी पूछ रहे थे आपसे। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, नितिन नबीन जी युवा चेहरा हैं और युवा में एक अनुभवी चेहरा है। 5 बार के लगातार विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा में काम करने का उनको अनुभव है। सिक्किम और छत्तीसगढ़ में प्रभारी भी रह चुके हैं, और छत्तीसगढ़ 2023 में माना जा रहा था कि कांग्रेस जीती हुई है। इसके बावजूद उन्होंने बहुत, यानी संगठनात्मक अनुभव, सरकार का अनुभव और युवा नेतृत्व,
तीनों चीजें मिलकर एक व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने जो अपनी क्षमता दिखाई, इसके आधार पे हुआ। और जो कायस्थ वाली बात कहते हैं, मैं तो दूसरी बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्तर पे तो कायस्थ समाज की संख्या बहुत कम है। आप कल्पना करिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो कि जातिगत समीकरण को किनारे रख के भी अपना नेतृत्व देती है। माननीय आडवाणी जी हमारे नेता बने, सिंधी समाज की क्या स्थिति है? 0.5% भी नहीं होंगे, 1% भी नहीं होंगे पूरे भारत में। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, तो हां, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो अभी संगीत रागी जी ने कहा, पश्चिम बंगाल की लड़ाई इस बात की है कि ये श्री अरविंदो, वैसे श्री अरविंदो भी कायस्थ थे, स्वामी विवेकानंद भी कायस्थ थे, जेसी बोस भी कायस्थ थे, सत्येंद्रनाथ बोस जिनके नाम पे हिग्स बोसॉन है वो भी कायस्थ थे। तो ठीक है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर ये श्री अरविंदो, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नक्शे कदम पे चलने वाला बंगाल बनेगा या साजिद हुसैन सोहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन डे वाला बंगाल बनेगा? ये इस भविष्य का चयन आज इन दो विकल्पों के रूप में करना है। और मैं एक बात आ गई तो मैं अंजना जी और बता देना चाहता हूं, यह जो झूठ गढ़ा गया है भारत के बारे में कि अमुक को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसको पढ़ने नहीं दिया जाता, विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी 1820, उसमें विस्तार से लिखा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिसमें आज का बिहार का हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश और कुछ हद तक आसाम के हिस्से आते थे, 1 लाख गांव हैं और 1 लाख स्कूल हैं, उसमें गुरुकुल नहीं इंक्लूडेड है, 9000 कॉलेजेस हैं। सिर्फ बच्चों की ही जातिवार संख्या नहीं है, टीचरों की जातिवार संख्या दी गई है। कहा गया सबसे ज्यादा 2 जातियों के टीचर है, ब्राह्मण और कायस्थ, वो सिर्फ 40% है। और 60% में बाकायदा ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा गवर्नर के आदेश पे बनी हुई रिपोर्ट है, जो 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी। और महात्मा गांधी ने 1931 में लंदन में रॉयल सोसाइटी में दिए गए लेक्चर में, चैंटम हाउस में उन संदर्भों को कोट किया था। उसमें आज अनुसूचित जाति में जिन जातियों को सबसे नीचे माना जाता है, जिनका नाम ऑफिशियली लेना मना है, उनके शिक्षकों की संख्या लिखी है। यानी हकीकत में तो आजादी के बाद यह फैक्ट होना चाहिए, मगर मैकाले ने जो षड्यंत्र रचा 1835 में, और उसको नेहरू जी की सरकार ने, मार्क्स और मार्क्सवादियों ने जो बढ़ाया, बंगाल के इस सच को छुपा दिया गया। आलोक जी, आपका सीधा जवाब इस पर। देखिए, मैं सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूं। आप डमी बनाएं, कठपुतली बनाएं, आप ऐलान करके बाद में नौटंकी करें, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से, क्योंकि आपके यहां जो होता आया वो पूरा देश जानता है। आप मैकाले की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, आज हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की 200 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी आज हिंदुस्तान की 12 साल में क्यों नहीं है? सवाल का इसका उत्तर मिलना चाहिए। मोदी जी के बनने के बाद लगभग 80,000 स्कूल 2014 के बाद विभिन्न राज्यों में जो सरकारों के थे और जहां पर बीजेपी शासित राज्य थे, 9,000 तो अकेले गुजरात में बंद हुए। उत्तर यह मिलना चाहिए कि हम लेकर आए राइट टू एजुकेशन और आपने स्कूलों को बंद किया। आप महात्मा गांधी, मैकाले, वो कहावत है ना, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं? आज के वर्तमान सवाल पर आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? अब ये एजेंडा क्लियर हो गया कि आप जाति को देखकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। आपको कहीं पर कायस्थ वोट चाहिए, इसलिए आपने कायस्थ व्यक्ति के बैकग्राउंड के व्यक्ति को बना दिया। आरएसएस का है, डमी है, दबा रहेगा। ये वही व्यक्ति है जिसके मंत्रालय के अंदर 62,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, मैक्सिमम इन्हीं के मंत्रालय के थे। क्या इनके पुल वाला मंत्रालय भी इन्हीं का था क्या अंजना जी, जिसमें पुल बनने से पहले गिर जाते थे? क्या भ्रष्टाचार के आरोप तमाम इनके मंत्रालय पर नहीं लगे थे? मुझे लगता है ये केवल जाति और धर्म देखकर सारे काम करते हैं। पूरी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने जाति और धर्म के बाहर कोई बात नहीं की। मैं बार बार कह रहा हूं कि 12 साल आपकी सरकार को हो गई है। अग्निवीर की योजना के ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए? 5 साल से आपने तमाम बच्चों को नौकरी से बाहर रखा। पेपर लीक के ऊपर आप कहां खड़े हुए हैं? यूपीएससी, एसएससी में आपने तमाम आरएसएस के लोग भर्ती कर दिए। सभी यूनिवर्सिटीज की हालत आपने खराब कर दी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे एएमयू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हालत खराब हो गई। मैं फिर बार बार ये खबर आ रही है, आपको बता दें, नोएडा में इंजीनियर मौत मामला जो आपने देखा होगा, जिसमें सीईओ नोएडा को भी हटाया गया, उसमें अब ये गाड़ी वहां पर मिल गई है। कल्पना कीजिए किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ
और किस तरह की बर्बादी और लापरवाही का आलम था जिसकी वजह से एक इंजीनियर की कार घटनास्थल में मौत हो गई और अब ये कार जाकर मिली है। इतने समय के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि इस गड्ढे में जो गाड़ी के साथ गिर गए थे और उसके बाद पानी को कार से अब जाकर निकाला जा सका है। घटनास्थल से ये कार निकली है और वहीं की तस्वीरें हम सीधा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नोएडा में। अगर आपको याद हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनकी मौत के बाद बहुत बवाल हुआ और ये सवाल उठा कि किस तरह की लापरवाही का आलम है। अनेकों ऐसे कॉलोनीज है वहां पर जहां पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अधूरी कॉलोनियां हैं जहां पर इस तरह के गड्ढे हैं और कई बार पता नहीं चलता है। कुछ ऐसा ही हुआ, पानी भरा हुआ था और उनकी गाड़ी गई और उसके बाद से ये दर्दनाक मौत आज जिसकी गाड़ी जाकर मिली है। बहुत सारे सवाल उठते हुए प्रशासन की जबरदस्त लापरवाही को लेकर और कई कॉलोनियों में आज भी आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं जहां पर लापरवाही का आलम पसरा हुआ है कंस्ट्रक्शन को लेकर। और ये कार जो घटनास्थल से आखिरकार निकाली जा सकी है, उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आज तक लगातार इस खबर पर बना हुआ है, हम लोग इसको लगातार कवर कर रहे हैं कि किस तरह की प्रशासनिक लापरवाही जिसकी वजह से एक इंजीनियर के, एक युवा इंजीनियर के, कम उम्र के, जिनकी ये दर्दनाक मौत हुई और अब आखिरकार गाड़ी भी नहीं ढूंढे मिल रही थी, अब आखिरकार वो गाड़ी निकाली गई है। वापस अपनी बहस का रुख करते हैं। संजय जी, क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? और अगर आ रही है तो जल्दी से आप जवाब दें। संजय शर्मा, एसआईआर पर जो जगह जगह वहां पर हिंसा हो रही है उस पर मेरा प्रश्न था। एक नया चैलेंज है, नितिन नबीन को इन लोगों ने फ्रंट किया है। कायस्थ वोट पर मैंने प्रश्न किया कि 15 से 20% कायस्थ वोट है, बौद्ध लोग का वोट है लगभग 78 सीटों पर, जिसमें आपको मैं आंकड़े बताती हूं अगर आपको आवाज आ रही हो तो। आंकड़ों में देखिए, कोलकाता में ऐसी 11 सीटें हैं, 2021 में सभी सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, वहां एक चैलेंज बनेगा। हुगली जहां पर 18 ऐसी सीटें, 2021 में 14 टीएमसी ने जीती थी और 4 बीजेपी ने। नॉर्थ 24 परगना जहां पर 2021 में 28 टीएमसी ने जीती, 5 बीजेपी ने। हावड़ा जहां 2021 में 16 सीटों में सभी सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, वहां क्या नए सिरे से चैलेंज होगा? मिस्टर शर्मा, आपकी पार्टी की तरफ से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आपका पक्ष नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिन भी वजहों से आवाज नहीं जा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जल्दी से। सुनील जी जल्दी से आपसे एक कमेंट। आज सवाल ये भी है कि आपको मुकाबला बीजेपी से करना है और बीजेपी हर स्तर पर अपनी प्लानिंग और अपनी ताकत झोंकती है। विपक्ष स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में चूक जाता है। महाराष्ट्र में भी आपने देखा, निकाय मतलब वहां पर जो अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हुए, साफ दिख रहा था। अब आंख बंद करके अगर उस पर रहना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अंजना जी, आंख बंद करके नहीं रहना है। बीजेपी कितनी मजबूत है ये हम लोगों ने देश को महसूस कराया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2024 के आम लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने हाफ किया है और 27 में साफ करेंगे। अभी जो नोएडा की घटना आप दिखा रही हैं, यही तो इनका काम है, यही तो स्वर्णिम काल है इनका, यही स्वर्णिम काल इनका। अगर आप बनारस चले जाएं तो देखिए ना किस तरीके से मूर्तियों को, किस तरीके से मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और सिर्फ मंदिर को नहीं तोड़ रहे हैं, आप अगर जब प्रयागराज में आ जाएंगे तो शंकराचार्य, और सुधांशु भाई तो बहुत विद्वान आदमी है, तो जानते हैं भगवान के बाद अगर जीवित कोई भगवान है तो वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य को योगी जी और योगी जी की पुलिस किस तरीके से उनके शिष्यों को लात घूसे और चोटी पकड़ करके मार रही है, और किसी के भी मन मस्तिष्क में, किसी के भी मन में, किसी के मन में कोई दुख या कोई भी सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। तो ये क्या है आपका? और फिर मैं कह रहा हूं अंजना जी, आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही है कि हमारा अध्यक्ष भले बदल जाए, हमारे आदर्श नहीं बदलते, हमारी दिशा नहीं बदलती। तो इनके आदर्श क्या है? इनके आदर्श कौन लोग हैं? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मदद की, वही तो इनके आदर्श हैं। इनके आदर्श हैं महात्मा गांधी के हत्यारे। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आरक्षण छीनना, इनकी दिशा है कमजोर को और कमजोर बनाना।
और उद्योगपतियों के लिए पूरे जीवन काम करना, यही तो इनकी दिशा है। ठीक है संजय जी, अब आवाज आ रही है, थोड़ा वक्त की कमी। संजय जी आवाज आ रही है? एक सेकंड रुक जाइए सुधांशु जी। आ रही है जी, आ रही है। बंगाल में क्या आप मानते हैं नए उनके जो अध्यक्ष बने चैलेंज बन सकते हैं? उनके न तो नए अध्यक्ष हमारे लिए चैलेंज बन सकते हैं और न उनकी पूरी टीम हमारे लिए कोई चैलेंज खड़ा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 करोड़ बंगाल की जनता एक है। जाति, धर्म, वर्ग सब भूल जाते हैं। हम विधानसभा चुनाव के समय बंगाली हो जाते हैं और हमारी आवाज है ममता बनर्जी। और बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, राजा राम मोहन राय की भूमि है, उसमें धर्म के आधार पर संप्रदायवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करने नहीं देगी। और आने वाले दिनों में बंगाल से ही वो आवाज उठेगी जो देश से सांप्रदायिकता को उखाड़ कर फेंक देगी। ठीक है, जो संजय जी कह रहे हैं उस पर सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई वहां पर जाति देखकर वोट नहीं करता है, सब वोटिंग के टाइम पर बंगाली हो जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि ना आपका ये कास्ट कार्ड चलेगा ना मिलेनियल कार्ड। बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, इसी आईपैक के, अब जो प्रशांत किशोर बाद में चुनाव लड़िए, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान, वीडियो अवेलेबल है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब मुझे लगता है बंगाल की जनता को समझने की जरूरत नहीं है 30% से गिनती शुरू होने क्या मतलब है। और बंगाली की बात है, यूसुफ पठान गुजरात से आके बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, जो बंगाली का एक शब्द नहीं जीत पाते, मगर उस जगह से जीत के जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी को हरा दिया जाता है जो बंगाली है। चलिए ठीक है, अभी तो बंगाल चुनाव तक ये मामला और भी गर्म होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त इतने की इजाजत देता है।